हे प्रभु, मैं कहाँ कहाँ भटकता फिरूं। मैंने सोचा था गांव में कोई सहारा बनेगा, लेकिन यहाँ तो लोग चाय तक नहीं पूछ रहे हैं। कुछ मांगने पर भी लोग भगा दे रहे हैं और रहने का कोई कोना भी नहीं दे रहे। उल्टे उल्टे डांट कर भगा देते हैं। यहाँ तो दया का नाम ही मिट गया है। लोगों के दिलों में ठंड जम चुकी है। कहाँ गई इंसानियत, कहाँ गया करुणा का धर्म। तभी साधु की आंख से एक आंसू गिरता है और जमीन पर बर्फ बन जाती है। उसी क्षण हवा डरावनी हो गई, कोहरा काला पड़ने लगा। साधु महाराज ना चाहते हुए भी श्राप देने के लिए मजबूर हो जाते हैं। सुनो, अरे सुनो गांव वालों, मैं श्राप देने नहीं आया था, लेकिन तुम्हारी बेरहमी ने श्राप को जन्म दे दिया है। जब इंसान दया खो देता है तो प्रकृति न्याय करती है, प्रकृति न्याय करती है। आज से इस गांव पर ठंड का ऐसा कहर उतरेगा कि तुम अपनी करनी पर पछताओगे। तुम्हारे खेत जमेंगे, तुम्हारे जानवर कांपेंगे, तुम्हारी रातें डर से भर जाएंगी और ये ठंड तब तक नहीं रुकेगी जब तक तुम अपने दिलों की बर्फ नहीं पिघलाते। जैसे ही साधु ने ये शब्द कहे, उनकी वही ठंड से तड़प तड़प कर मौत हो जाती है। ठंड अचानक और भी भयानक हो गई। पानी की सतहें जम गई। घरों की मिट्टी में एक सफेद पत्थर जैसी परत बन गई। किसी तरह सुबह हुई। लोग गांव में सुबह उठते ही चौंक गए। चारों ओर बर्फ की चादरें लग गई थी। लोगों की आंखों में डर, चेहरे पर पीड़ा थी। कई घरों की छतों पर बर्फ जैसी परत थी। कुछ झोपड़ियां जर्जर लगने लगी थी। हे राम, मेरा बेटा बहुत बीमार है। कल से बुखार है और आज ठंड इतनी बढ़ गई कि उसका कंबल भी काम नहीं आ रहा। हम क्या करें? डॉक्टर दूर है, पैसे नहीं है और बाहर निकलना भी कितना नामुमकिन सा है। ये ठंड कब जाएगी? ये हमारे घरों में कहर बनकर आई है। हाँ सावित्री, मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं क्या करूं। ये अचानक ठंड इतना क्यों बढ़ गया, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और तो और हमारे गेहूं की फसल जो दिख रही थी कि अच्छी होगी, अब सब कुछ सूख कर काली पड़ गई। मैंने इतनी मेहनत की थी। ये ठंड हमारी कमाई, हमारी रोटी सब ले रही है। ये ठंड नहीं है, ये तो प्रकोप है बेटा। ऐसा लगता है जैसे आसमान खुद गुस्से में है। ये हवा, ये धुंध, ये सिरहन सब मिलकर जैसे गांव को परख रहे हो। पता नहीं किसकी परीक्षा हो रही है, हमारी या हमारी इंसानियत की। गांव के सभी लोगों के घर पर ठंड का कहर बरस रहा था। जोखन काका, बहुत ज्यादा ठंड पड़ रही है। न काम मिल रहा है, नहीं खाने का इंतजाम हो पा रहा है। ऊपर से ये ठंड, ऐसा लगता है जैसे कोई बर्फीला हाथ गले पर रख दिया हो। हर सांस भारी पड़ रही है काका। अरे हाँ बेटा, तुम सही कहते हो बेटा। मैंने तो ऐसी ठंड कभी नहीं देखी। सांस लेते ही सीना जमने लगता है। खेत जाकर देखो, पूरा खेत सफेद ओस से ढका था, जैसे किसी ने बर्फ बिछा दी हो। फसल तो खत्म हो चुकी है, पता नहीं जीवन कैसे गुजरेगा। चारों ओर गांव में हल्की हल्की धुंध थी, लेकिन अचानक हवा तेज हो जाती है और ठंड एकदम बढ़ जाती है। पेड़ों पर बैठे पक्षी तक कांपने लगते हैं। खेत में खड़े पशु अपनी जगह से हिल नहीं पा रहे थे। अरे बाप रे बाप, अरे ठंड बहुत लग रही है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि क्या करूं। देखो जी, गाय कैसे कांप रही है। उसकी सांसों से धुआं निकल रहा है। अगर अभी उसे आंगन में ना लाए ना तो वो बीमार पड़ जाएगी जी। क्या करें सावित्री, अरे पक्षियों की हालत भी खराब है। कोए उड़ तक नहीं पा रहे हैं और ये मौसम कुछ ठीक नहीं लग रहा है। क्या करे जी, जब मौसम ऐसे अचानक बदल जाता है तो इंसान ही नहीं, पशु पक्षी भी परेशान हो जाते हैं। इन बेचारों के पास तो ना कपड़ा है ना आग, हमें इनका भी तो ध्यान रखना होगा ना। हाँ सावित्री, चलो पहले गाय को अंदर ले आते हैं और पेड़ पर थोड़ा दाना रख देते हैं और पानी भी। कम से कम पक्षियों को राहत मिल जाएगी। गांव में सन्नाटा था। हर घर का दरवाजा अंदर से बंद था। हवा इतनी ठंडी थी कि जैसे कोई बर्फ का हाथ चेहरे पर रख दे।
चौपाल की आग भी बुझ चुकी थी। अरे जोखन काका, बाहर कोई दिख भी नहीं रहा। लगता है सब घरों में बंद हो गए हैं। अरे ठंड इतना है कि कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अरे हाँ बेटा, ये ठंड न लोगों को डरा रही है। 3 दोपहर में भी ऐसा सन्नाटा है। अरे मैंने पहले कभी नहीं देखा। पता नहीं भगवान क्या चाहते हैं। अब तो गांव में कोई बाहर ही नहीं निकलता। हर घर के अंदर लोग कंबलों में लिपटे बैठे थे और घर में ही आग ताप रहे थे और दरवाजे पूरी ताकत से बंद किए हुए थे। बेटा, ऐसी ठंड मैंने उम्र भर में बस कुछ ही बार देखी है। लगता है हवा हड्डियों में उतर रही है। दादी, आप आग के और पास बैठो ना। आज तो सारे लोग अपने अपने घर में दुबके हैं। बाहर तो एक परिंदा भी नहीं उड़ रहा है। हाँ बेटा, ये ठंड सिर्फ सर्दी नहीं है। ये तो जैसे कोई बुरी हवा घूम रही हो। दादी माँ, क्या सुबह तक ठंड कम हो जाएगी? पता नहीं बेटा, आज तो पूरा गांव डरा हुआ है। हर कोई घर में छुप कर बैठे हैं। कोई बाहर निकलने की हिम्मत नहीं कर रहा है। अगली सुबह का समय था, लेकिन धूप दिखाई नहीं दे रही थी। धुंध इतनी गहरी थी कि घरों के बाहर कुछ दिखाई तक नहीं दे रहा था। गांव की चौपाल, जो रोज शोर से भरी रहती थी, आज बिल्कुल खाली थी। अरे रामू, तुम इस समय काम पर क्यों नहीं जा रहे हो? अरे काम पर कौन जाएगा काका? ये ठंड तो बड़े बड़े आदमी को बीमार कर दे रही है। सब अपने घरों में दुबके हुए हैं। यहाँ तक कि जानवर भी बाहर नहीं आ रहे हैं। और तो और मेरी बूढ़ी माँ का भी इस ठंड से तबीयत खराब हो गई है और मेरे पास इतना पैसा भी नहीं है कि मैं उनका इलाज करवा पाऊँ। हाँ हाँ बेटा, मैंने भी देखा है। गांव में सभी लोग बीमार हो रहे हैं। ठंड ही इतना ज्यादा है कि अब लकड़ी का भी इंतजाम नहीं हो पा रहा है। सच कहूँ रामू, ऐसा लग रहा है जैसे पूरा गांव जम गया हो। अरे लोग डर गए हैं। इस ठंड ने सबको अपने घरों में छुपा दिया है। तभी रामू का बेटा कांपते हुए रामू के पास आता है और रोते हुए बोला, पिताजी, दादी जी की तबीयत बहुत खराब है। जल्दी से घर चलो ना। उन्हें बहुत जोर जोर की ठंड लग गई है। अरे बेटा गोलू, तुम्हें इतनी ठंड में घर से बाहर नहीं निकलना चाहिए था। अरे तुम किसी और से कह देते, मैं घर आ जाता। रामू जल्दी से घर आता है और अपनी माँ की हालत देखकर बहुत चिंतित होता है। माँ, तुम चिंता मत करो, मैं अभी डॉक्टर को बुलाता हूँ। तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। बेटा, मुझे बहुत जोर की ठंड लग रही है। इस कंबल में जरा भी ठंडा नहीं रुक रहा है और ये आग की गर्मी अब मेरे शरीर में नहीं लग रही है। मुझे थोड़ी सी चाय पिला दो तो शायद थोड़ी राहत मिले। ठीक है माँ, मैं अभी चाय लाता हूँ। सावित्री, जरा माँ के लिए चाय बना दो। चाय पीकर शायद माँ के शरीर में कुछ गर्माहट आ जाए। अजी, चाय कहाँ से बनाऊं? घर में चीनी का एक दाना भी नहीं है, तो चाय कहाँ से बनाऊं? और तो और घर में एक पैसा भी नहीं है। आप कई दिनों से काम पर भी तो नहीं जा रहे हैं ना, तो पैसे कहाँ से आएंगे? ये बात सुनकर रामू बहुत दुखी हुआ। ठीक है, तुम चिंता मत करो, मैं अभी माखन की दुकान से चाय लेकर आता हूँ। लेकिन आपके पास एक भी पैसा नहीं है। आप उसके पास जाएं तो पैसा लेकर ही जाना, नहीं तो वो इतना स्वार्थी किस्म का आदमी है कि वो आपका बिना पैसे के चाय नहीं देगा और वो अपने दुकान से आपको भगा भी देगा। अरे सावित्री, ऐसी बात नहीं है। वो भी तो इंसान ही है। वो ऐसी हालत में चाय जरूर देगा। इतना कहकर रामू घर से निकल जाता है और कुछ ही देर में माखन की दुकान पर पहुंच जाता है। माखन भाई, जरा एक कप चाय दे दोगे? माँ बहुत बीमार है, ठंड से कांप रही है, उनके लिए ले जाना है। देख भाई, तेरे पास तो पैसे है नहीं। मुझे तुम्हारी हालत देखकर नहीं लग रहा कि तुम्हारे पास पैसे होंगे। नहीं भाई, आज नहीं है, लेकिन माँ बहुत बीमार है, उसे चाय की बहुत जरूरत है। उसे ठंड लग गई है भाई, बस एक कप चाय दे दो। मैं शाम को मजदूरी मिलते ही पैसे दे दूंगा। मुझे तेरी मजबूरी से मतलब नहीं है भाई, यहाँ उधार नहीं चलता, समझा? भाई ठंड बहुत तेज है, माँ की सांसें तक अटक रही है। चाय से शायद गर्मी मिल जाए, दया कर दो भाई। दया? अरे मेरे पास दया बेचने की दुकान थोड़ी ना है।
पैसे ला वरना निकल। ए माखन भाई, माँ सच में बहुत बुरी हालत में है भाई। एक कप चाय से आपका क्या बिगड़ जाएगा भाई? मेरा बिगड़ जाएगा भाई, लोग देखेंगे तो सब मुफ्त की चाय मांगने लगेंगे। अब चल हट हट रास्ते से। ठीक है भाई, गरीब की मजबूरी आपको दिखाई नहीं देती, पर ऊपर वाला सब देखता है। हाँ हाँ जा जा, यहाँ से दूर हो, मुफ्त खोरों से सिर दर्द होता है मेरा।